हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन द प्रीवियस वीडियो हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग टॉपिक को पढ़ा था एंड डिस्कस किया था कि कौन कौन से कितने टाइप की फार्मिंग होती है एंड कैसे होती है। सो टुडे वी स्टार्ट विथ अवर न्यू टॉपिक दैट इज सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं फार्मिंग के। The system of farming can be classified on the basis of method of agriculture applied and the ownership on land. Thus, it is based on economic and social activity and is called the systems of farming. There are mainly 5 types of system of farming which can be divided on the basis of ownership and nature of work. It means that कि हमारा जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है हमने उसे मैथड्स के फार्मिंग के मैथड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑन लैंड। दैट मीन्स कि लैंड की ओनरशिप किसके पास है उसके अकॉर्डिंग हमने सिस्टम्स को डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। और ये हमारे पास 5 टाइप्स के हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, गवर्नमेंट फार्मिंग एंड कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। हम अभी बात करेंगे हमारे फर्स्ट टाइप सिस्टम के बारे में, दैट इज़ इंडिविजुअल फार्मिंग। In this type of farming, the farmer is the owner of the land. He enjoys the right to work on it, and in the field he perform all the activities in his own way. The farmer take all the decision himself regarding farming. Individual farming क्या होती है? जब farmer अपनी उस लैंड को का ओनर खुद होता है और उस फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्शन और उस पर लैंड से रिलेटेड सारे डिसीजन वो खुद लेता है। दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल फार्मिंग। मतलब उसका पूरा हक होता है उसके ऊपर कि वो कब क्या कौन सा डिसीजन ले रहा है। ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है सबका डिसीजन खुद फार्मर के हाथ में होता है। Collective farming, in this system of farming, land, livestock and the other resources of all the members are kept under the society. All the members of society work on the farm as directed by managing committee of the society. Collective farming ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारे farmers होते हैं, वो farming कर रहे होते हैं, but उन farmers का individually उस land पे उस पे जो भी activities हो रहा है उनके decisions में उन पर्टिकुलर फार्मर्स का कोई भी राइट नहीं होता। वो वहाँ पे किसी के अंदर होते हैं, किसी के अंडर होते हैं और वो सारा काम उनके परमिशंस और उनकी डायरेक्टिंग के हिसाब से करते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, अंडर दिस फार्मिंग ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड होल्डिंग ऑफ फार्मर कलेक्टिवली एंड वॉलंटरी आर यूनाइटेड विद ईच अदर बट फार्मर्स राइट ऑफ ओनरशिप ऑन द लैंड रिमेन सिक्योर। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डिंगली कलेक्टिव म्यूचुअल डिसीजंस लेकर फार्मिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल कर के चलते हैं, बट फार्मर्स का लैंड के ऊपर अभी भी कोई हक नहीं होता। ऑल द फार्मर्स कलेक्ट देयर लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड कल्टिवेट कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। ठीक है, सारे फार्मर्स सारे फार्मर्स का अपना अपना ज़मीन पे कुछ कुछ हक होता है और वो अपने अपने पर्टिकुलर ज़मीन से रिलेटेड जितना एरिया उनका है, जितना लैंड उनकी है, उनसे रिलेटेड वो अपना डिसीजंस लेते हैं। उस पर्टिकुलर लैंड के कैपिटल को में कैपिटल लगाते हैं और उतने यहाँ की यूनिट को कल्टिवेट करते हैं, सब एक एज अ यूनिट फॉर्म में। द फंक्शंस आर डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्टेड कमिटी। और उसके बाद उनकी एक कमिटी होती है, उनके अंडर पे वो सारे फंक्शंस को करते हैं। प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स और प्रॉफिट सबके साथ बढ़ता है लाइक अ पार्टनरशिप। उसके बाद हमारा जो भी उनके वेजेस वगैरह होते हैं, जो भी उन्हें उसके बदले मिलना होता है लेबर को, और जो भी उन्हें कैपिटल का इंटरेस्ट वगैरह मिलना होता है, ये सब वो लोग आपस में स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, और 4 टाइप के कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सकती है, दैट इज़ कोऑपरेटिव सुपर फार्मिंग, गवर्नमेंट जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव
कष्टकरी फार्मिंग, कोऑपरेटिव, कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, ये 4 टाइप से कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। ठीक है, एक फिर 4th है गवर्नमेंट फार्मिंग। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट ऑफिसर मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्म। मतलब यहाँ पे फार्मर्स काम तो करते हैं, कल्टिवेट तो करते हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे जो मेन लैंड का ओनर होती है दैट इज़ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का एक वर्कर फार्म उस पर्टिकुलर लैंड की और फार्म की देखभाल करता है और मैनेज करता है। वहाँ पे जो भी लेबर्स वहाँ पे वर्क करते हैं उनको मंथली या वीकली उनको वेजेस पहुँचा देता है। ठीक है, इन दिस सिस्टम लैंड एंड कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वहाँ पे जो लैंड होती है वो गवर्नमेंट की होती है, दैट मीन्स कैपिटल भी गवर्नमेंट देगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्क अंडर दिस सिस्टम। ठीक है, और जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। Capitalistic farming. Under this farming, the land owners invest capital for farming. The management of the farm is done by the realized manager. The owner bear the loss of profit. Many industries such as those in sugar industries purchase and grow sugarcane on an land. मतलब कैपिटलिस्टिक फार्मिंग ऐसी होती है जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फिर कोई भी आप बात कर सकते हो बिजनेसमैन अपना खुद का रिस्क लेकर अपने पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेटेड क्रॉप्स को या फिर चीज़ों को ग्रो करवाता है। लाइक जैसे शुगर केन है ना, शुगर इंडस्ट्रीज़ खुद का शुगर केन ग्रो करवाती हैं, है ना, तो उसके लिए वो पहले खुद कैपिटल लैंड परचेज करती है और उस पर खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करती है अपने रिस्क पे। ठीक है, अपने रिस्क पे वो लैंड परचेज करके ओनर्स, वो पर्टिकुलर लैंड ओनर उसका वही होता है जिसने वो रिस्क ली है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और फिर वो वहाँ पे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ग्रो करवाते हैं। लाइक शुगर केन, जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है वो शुगर केन को ग्रो करवाती है। तो आपको 5 सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग समझ में आ गए कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं फार्मिंग के। ओके, अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो उसकी एजेंसीज़ का कैसा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में। ठीक है, इन 1966 to 1967 a new era was started due to the technology change by the green revaluation for the improvement of agriculture in India। ठीक है, 1966 में एक नया एरा स्टार्ट हुआ था जो कि था ग्रीन रिवैल्यूएशन, ताकि हम अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके। एज हमारी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है, उसको देखते हुए हम अपने एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट करें, एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करें। तो पहला आया था ग्रीन रिवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या था? वैसे रिवैल्यूएशन कितने होते हैं? ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू एंड पिंक। 5 रिवैल्यूएशन होते हैं, ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू, पिंक। अब ये क्या होते हैं आपको मैं बताती हूँ। ग्रीन रिवैल्यूएशन refers to rapid increase in agriculture production by the use of seeds of higher yielding variety. That means कि अब हम ग्रीन रिवैल्यूएशन पूरा का पूरा रिलेटेड है हमारे एग्रीकल्चर से, ताकि हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके, हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सो कर सके, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, और हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी और न्यू टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ सीड्स। The impact of green revolution in India is visible in the form of increased food grain production. Adoption of high yielding variety of seed is increasing in India agriculture. Increase in the production of wheat and rice in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Telangana is due to the adoption of seeds of HYV. Characteristics of green revolution are as follow. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है स्टूडेंट्स दैट कि हमारा जो ग्रीन रिवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ था वो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हुआ था, ताकि हम टेक्नोलॉजी का
अच्छे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का और बहुत सारे वैरायटी का सीड यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके। और हाँ, इसका इफ़ेक्ट हुआ, इसका इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में, कि हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर इंक्रीज़ होता गया, ठीक है। और हमारे जो इंडिया का वीट वगैरह, राइस वगैरह, उन सब का भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। वो प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, इन सब का वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता गया ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ सीड्स ऑफ HYV। HYV मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स को यूज़ करने से हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, जस्ट लाइक वीट एंड राइस। ओके, अब इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, दैट इज़ यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हमने अच्छी क्वालिटी के ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स को यूज़ करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना है, न्यू टेक्निक्स और नए तरीक़ों का यूज़ करना है, सॉइल का कंजर्वेशन करना है, ठीक है। और हमने कुछ प्राइस को फिक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कुछ प्राइस को फिक्स करने में सपोर्ट करना है, ठीक है। हमें हमारे रिसर्चर्स जो एग्रीकल्चर रिसर्चर होते हैं उनको रिसर्च करने के लिए इंकरेज करना है। हमें अपने एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज़ हैं, जस्ट लाइक मशीन्स, टूल्स और लेबर्स, उन सबको इम्प्रूव करना है सो दैट दे कैन वर्क गुड एंड प्रॉपरली, ठीक है। हमें थोड़ा सा फाइनेंस वगैरह और जो हमें लोन फैसिलिटीज़ होती हैं उनको भी इंक्रीज़ कराना है फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रियरिंग, ठीक है। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि फॉरेस्ट वगैरह में वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन इसलिए करना इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के लिए और हमारे ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन ने और ह्यूमन ने कैसी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी? फॉरेस्ट को काटने के साथ साथ हमारे एनिमल्स की भी रियरिंग स्टार्ट कर दी, एनिमल हंटिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो जिस तरह से हमने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन बनाया, उसी तरह टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ हमने वाइट रिवॉल्यूशन बनाया सो दैट वी कैन कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? वाइट रिवॉल्यूशन है एनिमल रियरिंग से। वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरियाज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एनिमल को रियर करने से बेटर है कि हम एनिमल के मिल्क, जो एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उनके मिल्क के प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि हमने रूरल एरियाज़ में डेयरी डेवलप्स करवानी चाहिए सो दैट वी कैन इंक्रीज़ अवर मिल्क प्रोडक्शन। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड और हमने इसे ऑपरेशन फ्लड का भी नाम दिया। Government has developed new species by the interbreeding local cows and cows of foreign race, ठीक है, which produce more milk, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर हमारे गवर्नमेंट ने कुछ न्यू स्पीशीज़ का भी डेवलपमेंट किया, ठीक है, डेवलप्ड किया सो दैट जैसे हमारी लोकल काउज थी और उनके अलॉन्ग उन्होंने कुछ फॉरेन रेस से भी काउस का डेवलपमेंट किया सो दैट हम अपना मिल्क प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वर ऑर्गेनाइज इन रूरल एरियाज। दिस सोसाइटी कलेक्ट द मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसर एंड हेल्प देम इन मार्केटिंग, लोन एंड मेडिकल फैसिलिटी फॉर एनिमल आर ऑल्सो गिवन बाय दिस सोसाइटीज। दिस मिशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड कवर्ड द अदर डिस्ट्रिक्ट लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इस चीज़ को रिलेटेड फिर जो हमारे गवर्नमेंट्स की सोसाइटीज़ थी उन्होंने रूरल एरियाज़ में कुछ डेवलप करवा दी, डेयरी डेवलप्स करवा दी थी। उसके बाद वो वहाँ से मिल्क कलेक्ट करवा के प्रोड्यूसर्स से मार्केट में उनको लाते थे। कुछ लोन और जिन्हें
लोन और मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए फॉर द एनिमल्स, वो भी दी गई प्रॉपरली। और ये मिशन स्टार्ट सबसे पहले हुआ था खैरा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात की, और उसके बाद ये धीरे धीरे बाकी सिटीज़ को भी कवर करने लगा, जस्ट लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन वाली सिटीज़ को भी में भी ये प्रोग्राम डेवलप्ड होने लगा और मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो गया। येलो रिवॉल्यूशन में है द स्ट्रैटेजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड इज ऑल्सो नोन एज ऑयल रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन अब पूरा का पूरा रिलेट करता है क्रॉप्स से रिलेटेड एंड हमारे ऑयल और ऑयल सीड से रिलेटेड, ठीक है। मतलब अब हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोडक्शन है क्रॉप का उसको हमें इंक्रीज करना है दैट, और ऐसी सीड्स को जो कि ऑयल दे रही हो, ऑयल सीड्स को, इन सब का रिलेशन है येलो रिवॉल्यूशन से। इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट till 60s in oil seed production, but due to the decreased area of oil seed crop in total cultivable land, ठीक है। 60s का जब टाइम था, एट दैट टाइम हमारी जो इंडिया थी वो बहुत सफिशिएंट थी प्रोडक्शन में ऑयल सीड्स के, बट जैसे 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 कल्टीवेशन हुआ हमारे डिफॉरेस्टेशन हुआ, लैंड को क्लियर किया गया, तो हमारी जो ऑयल सीड्स की कल्टीवेटेड लैंड थी वो डिक्रीज़ होती गई, ठीक है। कैसे डिक्रीज़ होती गई? गलत मैन्योर्स का यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, वहाँ पे इरिगेशन, बहुत ही लिमिटेड इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थी पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से, ठीक है। और उन क्रॉप्स की सिक्योरिटी या फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ ना करने के कारण हमारी जो कल्टिवेटेड लैंड थी रिलेटेड टू क्रॉप्स ऑफ ऑयल सीड्स वो सब कम होती गई, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे वो सीड लैंड वहाँ की कम होती गई। वेरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन, और उसके बाद उसे वापस से डेवलप करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वापस से काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए गए बाय द गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजी मिशन वॉज स्टार्टेड 1987 by the government of India, in which oilseed production achieved a major breakthrough with the help of society organized at national, state and local level, ठीक है। लेकिन फिर बाद में टेक्नोलॉजीज़ को देखते हुए एक गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया, कब 1987 में, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जैसे ही सोसाइटीज़ नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे सेट की गई रिगार्डिंग टू ऑयल सीड प्रोडक्शन, वैसे वैसे हम धीरे धीरे करके हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता गया। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लोन प्रोवाइडिंग एजेंसी गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस ऑफ ऑयल सीड। और फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग भी लोन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की रिलेटेड टू स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ डिक्लेरेशंस भी दिए रिगार्डिंग टू द प्राइस ऑफ दैट ऑयल सीड्स, ठीक है। प्राइस मतलब गवर्नमेंट ने थ्रू द येलो रिवॉल्यूशन काफ़ी सारे चेंजेस लाए सो दैट वी कैन improve the production of oil seeds. Got it? Next is blue revaluation. Okay, progress in production and productivity in fisheries sector in the country is called blue revaluation. अब हमारा जो blue revaluation है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है फिश से रिलेटेड, ओके, फिशरीज से रिलेटेड। दैट इज कि अब हमें फिश वगैरह का भी प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो हमारा कंट्रीज़ में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो फिश के प्रोडक्शन में थर्ड आता है। अ प्रोजेक्ट इज लॉन्च इन 5 स्टेट इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन इन कंट्री। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए 5 स्टेट्स ने कोलैबोरेट किया था सो दैट हम
वर्ल्ड बैंक के साथ, सो दैट वी कैन इंक्रीज अवर फिश प्रोडक्शन. इट हेल्प इन ऑगमेंटरी फूड सप्लाई, राइजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. इसका जो इम्पैक्ट पड़ा प्रोडक्शन के इंक्रीज होने का, वो कुछ इस तरह से पड़ा कि अब हम कुछ काफ़ी जगह तक हम अपने फूड के सप्लाई को बढ़ा पाए. हमने न्यूट्रिशन लेवल अपनी कंट्री का बढ़ाया, सो दैट फ़िश वगैरह जैसे बोलते हैं ना, फ़िश वगैरह से काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिलता है, आई साइट ठीक होती है, तो वो सब हमने लेवल को बढ़ाया. हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की. एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की? क्योंकि फ़िश को प्रोडक्शन के लिए लेबर्स की ज़रूरत है. फिशिंग की प्रोसेस के लिए हमें लेबर्स की ज़रूरत है. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और जब हमने उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट किया तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा हुआ. In the year 2006 to 7, the country produced 63.9 lakh tons of fish and exported fish worth rupees 5739 crores. और हमारे प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने से हम 2006 में हमारी कंट्री ने 63.99 लाइक 64 लाख टन्स ऑफ फिश को प्रोड्यूस किया एंड उसको एक्सपोर्ट किया फॉरेन में, जिसकी वर्थ थी रुपीज़ 5739 करोड़. इतनी हमारी कंट्री की इनकम जनरेट हुई सिर्फ फिश प्रोडक्शन से. ओके, फिश प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने से. द लास्ट वन इज पिंक रिवैल्यूएशन. नेचुरल minerals and vitamins play an important role to the enhanced resistance capacity in the body. हमारी बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए और किसी भी डिसीज से बचाने के लिए हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. emphasis is given on growing fruits in tropical and temperate climate. अब हमारा जो पिंक रिवैल्यूएशन है वो सीधा रिलेट करता है फ्रूट से. दैट मीन्स अब हमारी गवर्नमेंट ने क्रॉप प्रोडक्शन के साथ, हमारे ऑयल सीड प्रोडक्शन के साथ, हमारे फिश प्रोडक्शन के साथ अब क्या स्टार्ट कर दिया, फ्रूट्स का प्रोडक्शन. बिकॉज हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए और डिसीज़ फ्री रखने के लिए किसकी नीड है, मिनरल्स और विटामिन्स की, जो हमें फ्रूट से मिलते हैं. तो अब हमारे गवर्नमेंट ने जो डाला, एम्फेसिस मतलब जो डाला, सो दैट वी कैन ग्रो फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पाइनएप्पल, केशनट, ऑरेंज, लेमन, आलमंड, ये सब का हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करें. हम क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम अच्छी फर्टाइल सॉइल और अच्छा क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए इसका प्रोडक्शन करें और हमारा फ्रूट्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें. दिस इज़ नोन एज पिंक रिवैल्यूएशन. ठीक है, तो पिंक रिवैल्यूएशन किससे रिलेट करता है? दैट इज़ फ्रूट से. एक बार यहाँ पे हमारा टॉपिक रिवैल्यूएशन कंप्लीट होता है. एक बार शॉर्ट में देख लो. Green evaluation just related to the agricultural production, just like crops and wheat, rice. Okay. Wild evaluation हमारे डायरेक्ट एनिमल से रिलेट करता है, मिल्क से रिलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट है. येलो रिवैल्यूएशन हमारे ऑयल सीड से रिलेटेड है एंड ब्लू हमारे फिश के प्रोडक्शन से रिलेट है. द लास्ट वन इज पिंक. दिस इज रिलेट टू fruit production to increase the food production in our country. Thank you.